आपने कभी किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में म्यूजिशियंस को देखा होगा किस प्रकार से एक जो बैंड मास्टर होता है वो उन सबको मैनेज करता है, उनके बीच में समन्वय एवं नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिठा के चलता है, जिससे एक मधुर संगीत की उत्पत्ति होती है। हमारे शरीर में भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में मुख्य रूप से अंतःस्रावी तंत्र होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हार्मोन्स के द्वारा शरीर की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं एवं उनमें कोऑर्डिनेशन बिठा के चलती हैं। साथ ही साथ एक सिस्टम और होता है जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है एनिमल्स में, वो होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इसमें आवेग उद्दीपनों को ग्रहण करके विद्युत से भी तेज गति से चलकर सिस्टम तक पहुंचते हैं और वहां से प्रतिक्रिया करते हुए अंगों की तरफ आते हैं, मांसपेशियों को आदेश देते हैं, जिससे कि समन्वय की प्रक्रिया बन पाती है। नर्वस सिस्टम मुख्य भूमिका निभाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। लेकिन व्हाट अबाउट द प्लांट्स, पौधों का क्या? नर्वस सिस्टम में मेजर रोल जो रहता है वो रहता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क जो संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का राजा होता है। सारी तंत्रिकाएं अधिकांश गंभीर आदेशों को लेकर के, संवेदनाओं को लेकर के मस्तिष्क के पास तक पहुंचती हैं और वहां से निर्देशों को लेकर के विभिन्न मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं। हमने मस्तिष्क की गहराइयों का अध्ययन किया, विभिन्न भागों का अध्ययन किया और मुख्य रूप से जो कार्य क्षेत्र हैं मस्तिष्क के, उनके बारे में भी गंभीरता से विचार किया। इसी प्रकार का सरलतम प्रकार का मस्तिष्क और अन्य छोटे जीव समुदायों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। सबसे विकसित प्रकार का माना जाता है कि मनुष्य के अंदर है। लेकिन प्रकृति में, सजीवों में हम जंतु अकेले नहीं हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा समुदाय है पादपों का, लेकिन पादपों के पास तो मस्तिष्क होता ही नहीं है। मस्तिष्क के बाद में वो समन्वय कैसे बैठाते हैं? बहुकोशिकीय है, जटिलता है, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, विभिन्न प्रकार के ऊतक, विभिन्न प्रकार के अंग पादप में भी होते हैं। उनमें समन्वय कैसे होता है? कैसे निश्चित समय पर फूल खिलते हैं, कैसे निश्चित समय पर पौधा बूढ़ा होता है, बीज अंकुरित होता है। तमाम प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए पादप में भी क्या कोई सिस्टम होता है? आज हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे, समन्वय एवं नियंत्रण के अंतर्गत। नमस्कार, मैं हूं आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः वर्चुअल स्टडी क्लासेस के माध्यमिक संवर्ग में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय और इस सीरीज में अभी हम पहुंचे हैं इकाई 7 तक, 7th इकाई यूनिट तक, जिसके अंतर्गत अध्याय जो अभी फिलहाल डिस्कस किया जा रहा है वो है समन्वय एवं नियंत्रण, अर्थात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंतर्गत हम आज तीसरा खंड स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर रह गया है। तो तीसरे खंड में हम लोग स्टडी करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ द प्लांट्स। तो अध्याय 7 दैट इज समन्वय एवं नियंत्रण अर्थात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तृतीय खंड जो है पादपों में हार्मोन्स एवं गतियां। पादपों में जीवन है, इस विषय में काफी लंबे समय तक चर्चा रही। जिस क्षेत्र में पश्चिम के वैज्ञानिक थोड़ा पीछे रहे, तो इस बात का प्रथम आकलन जो किया गया एशिया महाद्वीप से भारत देश के जगदीश चंद्र बासु, प्रोफेसर जेसी बोस जो
कलकत्ता में फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो उन्होंने इस संदर्भ में एक थ्योरी दिया थी जो आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर पढ़ा होगा बुक्स में। उनका मानना था कि जंतुओं की तरह से पौधे भी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, उनके अंदर भी अनुभूति होती है। इसे आप आगे जाकर के वाइटल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत एक थ्योरी आती है, स्पंदन सिद्धांत। तो जैसे हालांकि जीव विज्ञान से उनका बहुत कोई गहरा नाता नहीं था, फिजिक्स के थे, तो उनका मानना था कि जिस प्रकार के स्पंदन की प्रक्रियाएं हमारे दिल में होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, धड़कनें होती हैं, उसी प्रकार की पल्सेशन जैसी प्रक्रिया शायद कहीं पौधों में भी होती होगी। तो मेरा कहने का प्रयास ये है कि जेसी बोस ने काफ़ी समय पहले ब्रिटिश पीरियड के दौरान ये बता दिया था कि पौधों में संवेदनाएं ग्रहण करती हैं। जब संवेदनाएं होती हैं तो इसका मतलब तंत्रिका तंत्र जैसा कोई सिस्टम, भले ही नर्वस सिस्टम न हो, लेकिन नर्वस सिस्टम जैसा कोई और सिस्टम वहां पर जरूर होता है। खैर, पौधों में समन्वय एवं नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं, जिनमें से एक है हार्मोन्स के द्वारा, प्लांट हार्मोन्स, और दूसरा है पादप गतियों के द्वारा, अर्थात प्लांट्स मूवमेंट्स। तो इन 2 सिस्टम्स के द्वारा पौधा अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपनी विभिन्न एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अभी पादप हार्मोन्स को लेकर के चलें तो पादप हार्मोन्स क्या हैं? ये बात सही है कि जंतुओं के प्रकार से पादपों में कोई ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो पादप हार्मोन्स क्या हैं, इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं, आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। इसलिए हमने कोशिश की है कि वॉइस के अलावा हम लोग यहाँ पर आपको राइटिंग में भी मटेरियल देते रहें। तो मैं अभी जैसे बात कर रहा था आपसे कि एनिमल्स की तरह से ज़रूरी नहीं, प्लांट्स के अंदर कोई ग्लैंड्स वगैरह नहीं होती हैं। जैसे जंतुओं में आपने पढ़ा कि एक अंतःस्रावी तंत्र होता है, इस तरह का कोई तंत्र, कोई सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं। जैसे मैंने बताया एनिमल्स की तरह से कि ये भी केमिकल्स हैं, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस जो बहुत अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं और उनका प्रभाव जो रहता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। प्लांट्स हार्मोन जो हैं, उन प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्लांट्स को लेकर के हम लोग फाइटो टर्म यूज़ करते हैं। फाइटोन मीन प्लांट्स, तो इनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके अलावा कई शब्द आप लोग सुनेंगे इसमें, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है इनको, बात समझ है ना, वृद्धि नियंत्रक भी कहा जाता है। अच्छा, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट के जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन्स प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके अभाव में प्लांट का जो डेवलपमेंट होगा, जैसे आपने एनिमल्स में देखा लगभग सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे आपने एनिमल्स में पढ़ा था कि हार्मोन्स के अभाव में क्या होगा, किसी भी जंतु का विकास जो है अनियंत्रित प्रकार का हो जाएगा और वो स्वस्थ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए हम प्लांट्स के लिए भी बात करें तो सीधी सी बात है कि प्लांट हार्मोन्स के अभाव में उसका ग्रोथ जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, विकास जो है इम्पॉसिबल टाइप का है। वही चीज़ों को हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करें तो पर्टिकुलर टारगेटेड सेल्स होती हैं। ओके, अब एनिमल्स की तरह से प्लांट्स में कोई ब्लड का फ्लो तो होता नहीं है, फिर भी उसके नियर बाई की सेल्स में पहुंच करके एक टारगेटेड सेल्स पर जाते हैं हार्मोन्स और वहां जाकर के अपना एक्शन करते हैं। भले ही उसके अंदर आपने कहा कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता प्लांट्स में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके अंदर फ्लोएम का और जाइलम नाम के कंडक्टिव टिश्यूज तो होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम नाम के, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फ्लोएम टिश्यूज़ के द्वारा जो है इसको वेरियस प्लेसेस पर, अलग अलग स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। ये हार्मोन्स जो हैं ज़रूरी हैं प्लांट की हर एक गतिविधि के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड,
बीज के अंकुरण से लेकर के उसकी वृद्धि है, फ्लावर का विकास है, पुष्पन प्रक्रिया है, उसके बाद में जो अन्य प्रक्रियाएं थी, चाहे उसमें बीज का निर्माण हो या अल्टीमेटली प्लांट की एज पूरा होना हो, जीर्णता आना हो या बुढ़ापा आना हो, और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ, स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेसेस कंट्रोल होते हैं प्लांट हार्मोन्स के द्वारा। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि प्लांट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज होते हैं। बाकी सीजनल चेंज जैसे एनिमल्स के केस में होता है, अलग अलग सीजन्स में एनिमल्स की गतिविधियां अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे आपने रेप्टाइल्स में पढ़ा कि रेप्टाइल्स माउल्टिंग करते हैं, अपनी केंचुल उतारते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्थोपोड्स होते हैं, कीट होते हैं जो अपनी केंचुल उतारते रहते हैं। इसी प्रकार की तमाम गतिविधियां आपने देखा है, जो प्लांट है उसमें पत्तियों का गिरना, फलों का फिर दोबारा से बसंत का आना, फिर नई कलियां खिलना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, फल बनना, पकने के बाद में फल का रंग बदल जाना, फल का टूट करके नीचे गिर जाना, स्वतः ही होती रहती हैं। बात समझ रहे ना? तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो किसके द्वारा होती हैं? प्लांट हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होती हैं। चलिए, तो हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन्स जो हैं, प्लांट हार्मोन्स, बेसिकली हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज, प्लांट प्रमोटर्स जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे अर्थात वृद्धि प्रेरक प्रकार के हार्मोन्स, और दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक प्रकार के हार्मोन्स। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, वृद्धि प्रेरक जो है वृद्धि को, ग्रोथ को इंड्यूस करेंगे, जबकि वृद्धि रोधक जो हैं उनका काम ग्रोथ को रोकना, मतलब बढ़ने को उसको रोक देगा, वो उसको मैच्योरिटी की तरफ प्रमोट करेगा। मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हो, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, ग्रोथ इंड्यूसर्स जो हुए, वृद्धि प्रेरक जो रहे उसकी वृद्धि करेंगे, ग्रोथ में प्रमोट करेंगे। जैसे उसकी लंबाई में वृद्धि होना, उसका अंकुरण होना, उसका कहना चाहिए कि नए नए स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होना, ये सारे साइज का ग्रोथ करना, ये सारे स्ट्रक्चर जो कार्य होंगे वो कहाँ होंगे? वृद्धि प्रेरकों के द्वारा होंगे। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया प्लांट हार्मोन्स में, मैंने बताया अभी आपको कि हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स जो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं और मैच्योरिटी की तरफ उसका बढ़ावा करते हैं। आइए जानते हैं कि वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो जहाँ तक प्रश्न है वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स का, इसमें मुख्य कैटेगरीज जो आती हैं वो आती हैं ऑक्सीन, दूसरे आता है साइटोकाइनिन्स, और तीसरे प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उनको कहते हैं जिब्रेलिन्स। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स सामान्यतः तीन प्रकार के हुए, दैट इज ऑक्सीन, दूसरा साइटोकाइनिन्स, और तीसरा जो होता है वो होता है जिब्रेलिन्स। इनके अंदर these are the groups of the hormones which induce the plant growth. Okay? अब बात करते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट्स के बारे में, अर्थात वृद्धि रोधक हार्मोन्स के बारे में। वृद्धि रोधक हार्मोन्स को लेकर के चलें तो इसके अंतर्गत आता है इथाइलिन हार्मोन, और दूसरा हार्मोन आता है दैट इज द ABA या ABA या एब्सिसिक एसिड। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा कह सकते हैं कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं 5 प्रकार के होते हैं टोटली, जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। 3 जो है वृद्धि प्रेरक होते हैं, और 2 जो होते हैं वो वृद्धि रोधक प्रकार के होते हैं। अर्थात 3 जो है वृद्धि को बढ़ावा देंगे, जबकि बाकी जो 2 हैं आप जो देख पा रहे हैं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, वो ग्रोथ को रोक करके मैच्योरिटी को बढ़ावा देंगे, परिपक्वता को। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिएगा कि आपने देखा है कि आप हैं, आपकी जो एज है, आपका बड़ा भाई या और कई लोग हैं, वो क्या उनमें ग्रोथ हो रही है, उसमें बॉडी में लंबाई उनकी लगातार बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एंडोक्राइनोलॉजी में,
अंतःस्रावी में कि किसी भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो इंटरनल चेंजेस हों, चाहे आपके बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हों, आवाज़ का भारी होना, बालों की ग्रोथ, ये सब चीज़ें, तो वो सब जो है क्या है, वो ग्रोथ इंड्यूसर मतलब ग्रोथ के सिम्टम्स हैं, आपको जो करेक्टर्स दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स की, तो इसमें आप बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि मैच्योरिटी आना, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अब उनकी क्या है, लंबाई तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन उनके अंदर क्या धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही है, यानी कि जितनी सेल्स हैं उतनी स्टैग्नेंट बनी हुई हैं, और अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होती है, वो मैच्योरिटी पाने के बाद में नए सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इन हार्मोन्स को एक एक करके लेके चलते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स को लेकर के चलें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सिन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स का एक समूह है जिसके अंतर्गत जो हार्मोन्स आते हैं उनमें से अगर हम लेके चलें, दैट इज IAA। आप इनके नाम जरूर याद रखिएगा, IAA एंड NAA। IAA मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ओके, या शॉर्ट भाषा में इसको हम लोग नेफ्थलीन भी बोल देते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि एक होता है IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड होता है, एक 2,4-D होता है। इस प्रकार से कई अन्य प्रकार के हार्मोन्स का जो समूह है उससे हम लोग ऑक्सिन कह देते हैं। ओके, बेसिकली आपसे पूछा जाता है तो ऑक्सिन की जो खोज का श्रेय है वो डार्विन को जाता है, मगर याद रखिएगा ये चार्ल्स डार्विन से डिफरेंट है। तो डार्विन ने इनकी खोज की, इसके अलावा बहुत डिटेल में ऑक्सिन्स को लेकर के रिसर्च हुई, जिसमें आप लगभग नियर अबाउट 1 दर्जन वैज्ञानिकों का योगदान पढ़ते हैं कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसमें खोज हुई, क्योंकि सबसे पहले खोजे जाने वाला जो हार्मोन था वो लगभग प्लांट का ऑक्सिन ही था। अभी बात करें कि ऑक्सिन बनता कहाँ है, तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, नाउ फोकस ओवर द कर्सर। यहाँ अगर आप इस कर्सर पे ध्यान देते हैं तो जस्ट ए मिनट, ओके, यस, तो इस कर्सर में जैसा आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली क्या है, दिस एरिया, यानी कि तने का ये क्या है, अपेक्स है, एकदम तने का अग्रभाग है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि इन ऑक्सिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ बनने के बाद में धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, कहाँ, एंटीरियर से थोड़े से पीछे की तरफ। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि इनका निर्माण जो होता है बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन पर होता है, जिसको एपिकल पोर्शन कहते हैं, APICAL, एपिकल पोर्शन, जहाँ से डिफ्यूज होकर के निचले हिस्सों में जाते हैं। यस, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि रोशनी की अपोजिट साइड में होता है, और जिधर ज़्यादा ये हार्मोन पहुंचेगा उधर की तरफ क्या होगा, सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे कि इधर हार्मोन्स की ग्रोथ ज़्यादा है, और ये जो सोर्स है, जो स्रोत है, उससे विपरीत, यानी जिधर से प्रकाश आ रहा है, सामान्यतः इसका कई तरह के इफेक्ट आप लोग स्टडी करेंगे 12th क्लास में, तो अभी हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। आपको केवल इतना ही पढ़ना है कि क्या होता है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो तने के अग्र हिस्सों में होता है, जहाँ से ये उसके पीछे की तरफ पहुँचता रहता है। अभी आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेकर के चलें तो आपने देखा है कि अगर आप किसी एक छोटा सा पौधा आपके गमले में उग रहा है, मान लीजिए तुलसी उग रही है, आजकल बहुत ये कोविड की वजह से हर घर में तुलसी उगाई जा रही है, तो आपने देखा है कि अगर आप उसके टॉप पर से 4-5 पत्तियां जो कलियां आ रही हैं उसको तोड़ देते हैं तो उस प्लांट की ग्रोथ यानी लंबाई बढ़ना रुक जाती है। मेरे बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि उस के अग्र हिस्से को आपने तोड़ करके नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। बात समझ, तो जब उसको नष्ट कर दिया तो क्या होगा, इसमें ऑक्सिन बनने की संभावनाएं टर्मिनल पोर्शन पर नहीं होगा। उस कंडीशन में वो अलग बात है कि उसमें लेटरल बर्ड्स, जो साइड बर्ड्स हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी और उसकी ब्रांचेस और लंबी लंबी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस पर्टिकुलर ब्रांच की लंबाई जिसको कि आपने टिपिकल पोर्शन को तोड़ दिया था वो रुक जाएगी। तो ये इसी बात को सिद्ध करती है कि वृद्धि प्रेरक हार्मोन जैसे ऑक्सिन जो है उसका निर्माण कहाँ होता है, टर्मिनल पोर्शन पर होता है। ये हार्मोन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस हार्मोन की वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है, सेल एलोंगेशन एंड सेल डिवीजन, माने यानी कि कोशिका विभाजित हो रही हैं तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ सेल एलोंगेट करती हैं जिससे कि थोड़ी सी लंबाई में भी वृद्धि होती है। यस, 12th में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं।
अभी आपको तो केवल ये मोटी मोटी बातें समझनी है अभी 10th स्टैंडर्ड में। वैसे मैंने बताया कि यही हार्मोन प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। इसको अभी हम बहुत ब्रीफ में समझ पाएंगे कि अनुवर्तन का मतलब हुआ अनु की ओर, वर्तन मीन्स झुकाव। प्रकाश की ओर अगर झुकाव हो रहा है तो उसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस आज के टॉपिक के लास्ट में। दूसरा, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, गुरुत्व अनुवर्तन भी होता है। गुरुत्व की ओर यानी कि ग्रेविटी की ओर अर्थात अर्थ की ओर किसी चीज का मूवमेंट है तो उसमें भी प्रमोट कौन करेगा? ये ऑक्सीजन हार्मोन ही करते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे ना, आपकी समझ में आ चुका होगा कि अगर आप किसी गमले को गिरा देते हैं, अगर मान लिया आंधी में गिर जाता है, आपने उसको हफ्ते भर ध्यान नहीं दिया, फिर उसकी मिट्टी निकाल के देखते हैं तो आप देखते हैं उसकी अधिकांश जड़ें जो है नीचे की तरफ आ गई हैं, भले ही और तना ऊपर की साइड में मुड़ने लगा है। होता है ना, कभी भी तना समानांतर नहीं चलता, समानांतर के बाद थोड़ी देर में सीधा खड़ा हो जाता है। ओके, तो ये सारा का सारा जो खास तौर से रूट के केस में जो होता है गुरुत्वानुवर्तन, तो ये सारा का सारा जो होता है ऑक्सीजन के इफेक्ट के कारण होता है। यस, अभी इस डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो रूट्स हैं, किसी भी प्लांट की रूट जो होती हैं, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक यानी सकारात्मक रूप से अर्थ की ओर गति करते हैं, जबकि तना जो होता है अर्थ सरफेस से अपोजिट साइड में डायरेक्शन में ग्रो करने की कोशिश करेगा, इसीलिए उसको हम लोग नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कह देते हैं। ये क्या होता है जियोट्रॉपिक, इसको डिटेल में हम लोग अभी बाद के टॉपिक्स में समझेंगे। अच्छा, तो अब मैंने बताया आपको कि अगर रूट्स में ऑक्सीजन ज्यादा बने लगता है। अच्छा हाँ, यहाँ आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, मैं आपको बताया कि अपिकल पोर्शन क्योंकि तने का आपको दिखाई दे रहा है, हवा में है वो, इसीलिए हम लोग बात की। तो ऐसा नहीं है रूट्स में नहीं बनेगा, रूट के टर्मिनल पोर्शन में भी क्या होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। यस, बाकी पूरे प्लांट के अंदर धीरे धीरे डिफ्यूज होता हुआ पहुंचेगा, तभी तो उसकी नीचे वाली, आपने ऊपर से अगर मान लीजिए उसके टर्मिनल पोर्शन से कलियों को काट दीजिए या शाखा के ऊपर से उसको तोड़ दीजिए तो नीचे वाली जो कलियां हैं वो फूटना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिफ्यूज होता हुआ नीचे भी आ रहा था। यस, तो ऑक्सीजन की सक्रियता नीचे वाली जो साइड बर्ड्स होती हैं उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन रूट्स में अगर इसकी संख्या मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसका रूट पोर्शन जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और तने वाला हिस्सा कम डेवलप होगा। अब चलिए आगे लेके चल रहे थे। ऑक्सीजन कोशिका के द्वारा ये तने में, यानी रूट के लिए इसका नेगेटिव, मतलब इसकी जो अमाउंट है, ये मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाना चाह रहा हूँ। दरअसल में ये सब आप 12th में ही पढ़ते हैं और ये 12th की कुछ स्लाइड्स हैं जो यहाँ आपके पास आ गए हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये तने के लिए इसकी अधिकता फायदेमंद है, जबकि रूट के लिए थोड़ा सा नुकसान देती है। अभी एक हार्मोन और पढ़ेंगे साइटोकाइनिन, वहाँ उल्टा होता है इसका, छोड़िए। अब आगे बात करें थे कि ये एक चीज़ आती है बीज रहित फल, इसको ये जो है सीडलेस फ्रूट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। यहीं के यहीं इसको समझते चले जाएं, कभी कभी शॉर्ट नोट आ सकता है क्योंकि अभी ये सीबीएसई पैटर्न आपका हो चुका है, तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस ना आकर के बीच बीच में से क्वेश्चंस ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो हर चीज़ को मैं समझता हूँ कि बीच बीच में हम लोग यहीं क्लियर करते जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो सीडलेस फ्रूट यानी बीज रहित पौधों का मतलब, फलों का मतलब क्या हुआ समझ लें। आजकल हार्मोन्स का स्प्रे करके, ये विभिन्न केमिकल्स की फॉर्म में, चाहे वो पानी में मिला के छिड़कें, चाहे वो स्प्रे की फॉर्म में करें, तो क्या होता है कि उसके स्प्रे करने से फल जो हैं, जो फ्लावर्स हैं, बिना निषेचन क्रिया के ही फल बना देते हैं। अब इतना आप लोग समझ पाएंगे शायद कि बिना निषेचन के, अगर निषेचन नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा, और जब बीज नहीं बनेगा तो हार्मोन के इफेक्ट में क्या होता है, अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फूल जाती है, और फूल करके गूदेदार, जैसा भी उसको होना होगा, गूदेदार होना होगा, गूदेदार हो जाएगी। अल्टीमेटली इस प्रकार से फल का निर्माण हो जाता है। आजकल आप जैसे देखते हैं पपीता लाते हैं तो उसके अंदर या तो बीज होते ही नहीं हैं, या होते हैं तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। ओके, तो क्या हुआ, उसमें फ्लैश की मात्रा ज़्यादा होगी। फ्लैश का मतलब जो खाने योग्य भाग है, उस खाने योग्य भाग जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। आप आम लाते हैं तो देखते हैं कि आजकल जो अच्छी वैरायटी के आम आ रहे हैं उसमें गुठली बहुत पतली होती है, जबकि देसी आपके यहाँ जो पौधा लगा हुआ है उसके ऊपर आप देखेंगे तो उसमें जो है गुठली बहुत बड़ी निकलेगी, और उसमें से गूदा जिसको आप बात करते हैं वो काफ़ी कम निकलेगा। तो ये जो है इन्हें क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं या सीडलेस फ्रूट्स भी कहते हैं।
ओके। लेकिन ये सीडलेस कल्चर हम अनार के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो बताइए आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? सोच समझ करके इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अनार के ऊपर अगर हम फ्लावर्स के ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं तो क्या होगा? यस, फायदा होगा कि नुकसान होगा? चलिए खैर आगे बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं विल्गन, दोबारा समझ लें, इंग्लिश में इसको एब्सेशन बोलते हैं। तो एब्सेशन का जो प्रोसेस है वो भी आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे पतझड़ का मौसम आता है पौधों के लिए, जिसमें उसकी पत्तियां अपने आप ही नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। बहुत हल्की सी हवा चलेगी, पड़ 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 नीचे की तरफ पत्तियां गिरती रहेंगी। तो आपने देखा भी हुआ कि कई बार क्या होता है कि आप जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर बड़े जल्दी जल्दी नीचे अपने आप गिरते रहते हैं बिना मैच्योर हुए। यस, तो उस सब का जो प्रक्रिया है उसको भी ऑक्सीजन के स्प्रे द्वारा क्या हो कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होते हैं खरपतवार। अभी आपसे पूछा जाता है कि खरपतवार अथवा वीड्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये जो है खरपतवार को नष्ट करता है, खत्म करता है, सॉरी खरपतवार को खत्म करता है। यस, ये जो ऑक्सीजन हार्मोन है। अच्छा, वीड क्या है इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, आप इसको सुन लीजिएगा। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विद द मेन क्रॉप्स एंड कम्पिटिट फॉर द लाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर। यानी कि हमारी जो मुख्य फसल है उसके साथ कुछ अवांछित पौधे, जंगली पौधे अचानक अपने आप उग जाते हैं। यस, आप उगा रहे थे गेहूं, उगा रहे थे सरसों, और उसके बीच में बथुआ अपने आप ही उगता चला जा रहा है। तो नॉर्मल वे में आप ठीक है आप बथुए का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फसल बेसिकली आप जो उगा रहे थे वो सरसों की उगा रहे थे। तो वहाँ क्या होगा, जो पोषण है मिट्टी में वो तो सबका सोर्स तो एक ही है ना। मिट्टी में से पोषण ज़्यादा जल्दी कौन खींच लेगा? बथुआ जल्दी खींच लेगा। आपने देखा कि बड़ी जल्दी बथुआ जो है तैयार हो जाता है 1 महीने के अंदर ही अंदर, जबकि सरसों को जो है 4-5 महीने के आसपास लग जाते हैं मैच्योर होने में। तो सरसों से पहले कौन तैयार हो जाएगा? बथुआ तैयार हो जाएगा। बस में तो अब मिट्टी के अंदर पोषण की कमी हो गई तो अल्टीमेटली प्रभावित कौन होगा? जो मुख्य फसल है गेहूं या सरसों जो भी है वो प्रभावित होगी। तो ऐसे जंगली पौधे जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन में एक 2,4-D नाम का हार्मोन होता है, वो खरपतवार को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए दूसरी कैटेगरी जो है वृद्धि प्रेरकों की, हम उस पर चर्चा करते हैं, दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को लेकर के चलें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट, यस, तो पेन जिब्रेलिन को लेकर के आते तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? कुरोसावा ने की थी, जापानी वैज्ञानिक थे। आपसे कोई खास मतलब इसका नहीं है। लेकिन दूसरी जो जरूरी चीज़ है, इसकी खोज जो की गई वो की गई एक किसमें? फफूंदी में। बहुत इंपॉर्टेंट, एक फफूंदी यानी कि कवक जो था उसके अंदर इसकी खोज की गई जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोसाई। यस, तो इसके अंदर से इसको डिस्कवर किया। एक बीमारी होती थी जिसे हम लोग कहते हैं फुल सीडलिंग डिजीज। तो धान की फसल में एक प्रकार की बीमारी रही जिसमें होता क्या था कि इस फफूंदी का इन्फेक्शन हो जाता था और धान के पौधे जो थे वो क्या होते थे? सामान्य से लंबे हो जाते थे। अब लंबे तो हो गए लेकिन उसके अंदर जो है बाली बहुत छोटी आती थी, तो कोई फायदा नहीं हुआ पौधे के बड़े होने का। अगर पौधा बड़ा हो रहा है, बाली का साइज बड़ा है उसके अंदर, तब तो अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा दाने आएंगे। लेकिन पौधा तो बहुत बड़ा हो जाए, बाली बहुत छोटी रह जाए, फिर फायदा क्या हुआ उस चीज़ का? तो इसे हम लोग फुल सीडलिंग डिजीज या मूर्खता का रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। यस, अच्छा, अभी इससे लेकर के अगर हम लोग बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल जो आता है वो आता है जिब्रेलिक एसिड। ओनली वन एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है जिब्रेलिक एसिड है। बाकी आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे। जिब्रेलिक एसिड किससे मिला? जिब्रेला से मिला, और हार्मोन का नाम क्या था? जिब्रेलिन। यस, तो ये सब एक जैसे हैं। अच्छा, नाम के आगे लिखा हुआ एसिड तो कैसी प्रकृति है? एसिडिक प्रॉपर्टी है, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अभी इसका जो मेजर काम है, अब सोचने वाली बात है कि सेल डिवीजन जो है और साथ ही साथ सेल इलोंगेशन का प्रोसेस, लंबाई कैसे बढ़ेगी? इलोंगेशन के द्वारा, दीर्घन के द्वारा। यस, तो ये बात सही है। इस मामले में ये जिब्रेलिन ऑक्सीजन का जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन जिब्रेलिन के द्वारा ये काम बहुत तेजी से होगा। यस,
तो फास्ट सेल डिवीजन और फास्ट सेल एलोंगेशन। अच्छा, तो यानी तमन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी। अब जरा आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम ऐसे पौधों के लिए कर सकते हैं जो आनुवांशिक रूप से बौनी प्रजातियां हैं। यस, और उसके लंबा होने से, उसके हेल्दी होने से तने का फायदा है। जैसे कि मैं बहुत अच्छा एग्जांपल, बिल्कुल सही पहुंचे आप लोग, मैं बात कर रहा हूं गन्ने की। तो मान लीजिए गन्ने की फसल है, उसमें तो तना जितना लंबा होगा, जितना हेल्दी होगा, उतनी ही अच्छा उसके अंदर शुगर की मात्रा होगी। बस में है ना। छोटा होगा तो बहुत पास पास पर्व संधियां होंगी। जब पर्व संधियां पास पास होंगी तो क्या नुकसान है, उसके अंदर जो फूड है, जो शुगर बनना है, फूड बनना है उसका सुक्रोज, वो नॉर्मली कम स्टोर होगा। यस, तो इसका जो रोल है वो क्या है, बौनी प्रजातियों के तने की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ हम जो बात कर रहे थे, फिर दोबारा से फोकस कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका जो रोल है वो फिर दोबारा से सीडलेस फ्रूट के प्रोडक्शन में आ गया। सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और अब फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये काम मुख्य रूप से ये करता है, ऑक्सीजन से भी 500 गुना ज्यादा तेजी से जो काम करेगा वो कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा। अर्थात अच्छा हाँ, एक चीज आपने आजकल देखो बनाने आ रहे हैं, केले के अंदर कभी किसी ने बीज देखा है? नहीं। लेकिन अगर आप घर में केले का पौधा लगा हुआ है आपके, और उस पर मान लीजिएगा केले आते हैं, तो आप उन्हें मैच्योर होने के बाद में तोड़ के खाइएगा, आपको उसमें बहुत छोटा सा काला सा लंबा सा बीज निकलता दिखाई देता है, पतला सा लंबा सा। यस, तो लेकिन अभी जो दुकान से आप लाते हैं उनके अंदर कोई भी आपको सीड नहीं मिलता, क्योंकि वो सब हार्मोनल स्प्रे से तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म और आती है कि बीजों की प्रसुप्तता, डोरमेंसी ऑफ द सीड्स। क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका आशय जो है कहने का वो ये है कि सीड की डोरमेंसी को खत्म करके उसको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। मतलब क्या हुआ, आप लोग जिस एज में हैं इसे किशोरावस्था कहते हैं, और मैं आपको अक्सर सजेस्ट किया है कि आपको इस समय अंकुरित अनाज जरूर खाने चाहिए। अंकुरित अनाज का मतलब क्या हुआ, आपने काम किया, ठीक है सर बता रहे हैं, आपकी बात मान ली, घर गए, चने लिए, गेहूं लिए, मिक्सअप किए, सोयाबीन के दाने लिए या कुछ और दालें ली साबुत, उन सबको मिक्सअप करके आपने पानी में भिगो दिया, सुबह तक आप उसको धो करके खाना शुरू कर दिए। अचानक आपको महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ दाने ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं फूले हैं। यस, दैट्स इट। इसी प्रोसेस को, यानी कि बीजों के एक रेस्टिंग पीरियड होता है, तो उस रेस्टिंग पीरियड के बाद में अगर वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं तो इस कैपेसिटी को, या ये जो समस्या है, इसको हम लोग सुप्तावस्था बोलते हैं, डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। ओके, और ऐसे सीड्स को डोरमेंट सीड कहा जाता है। बात क्लियर है ना। तो अब सीधी सी बात है, अगर ऐसे बीज आप खेत में डाल देंगे तो क्या वो अंकुरित होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यस, और ये कैपेसिटी सभी बीजों में होती है। जब उसकी डोरमेंसी पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद ही वो उग पाते हैं। मैं इसको और डिटेल में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि आपने देखा है कि जो वो होते हैं, क्या नाम है, व्हाट डू यू से फॉर देम, यस, आपने मटर के दाने लिए सपोज, यस, हरी मटर है, निकाला, हरे दाने हैं, आप उन्हें क्यारी में डाल दीजिए, क्या वो उग जाएंगे? बिल्कुल नहीं उगेंगे। यस, हल्का सा उनको क्या है, रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है। रेस्टिंग पीरियड माने आप उनको निकाल करके थोड़ा सा रख दीजिएगा 4-5 दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए, तो उनका रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। दरअसल में होता ये है, आप ये डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो पोषण लेकर के कंप्लीट डेवलप हो चुका होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अंडा है, अंडे के अंदर जो फीटस, वो जो टिक या जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मैच्योर हो पाएगा, उसी के बाद उसको क्रैक करके बाहर निकलेगा। तो वही चीज़ सीड्स के साथ में है कि उसका एम्ब्रियो जब तक कंप्लीट डेवलप नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो सुप्तावस्था में ही रहेगा, तब तक वो अंकुरित नॉर्मली नहीं होगा। यस, चलिए, जैसे मैं अभी आपको बताया था, ये दोबारा से हो गया कि बीज रहित फ्रूट्स के लिए रिपीट कर रहे हैं उसी बात को। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी जो है ग्रोथ प्रोमोटर्स की, दैट इज द साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन नाम से ही क्लियर हो रहा है, साइटो मीन सेल डिवीजन से इसका लेना देना है, अर्थात जितने भी ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स हैं, उन सब के द्वारा सेल डिवीजन तो होगा ही होगा, सेल डिवीजन को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगे। यस,
चलिए बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन्स को लेकर के चलें तो इसकी जो नेचर है वो क्या है, एल्कली नेचर है, क्षारीय है। खोज मिलर ने की थी, वैसे नॉर्मली कोई नहीं पूछता है, स्कूग एंड मिलर आप समझेंगे आगे जाकर के। चलिए अब इसका काम जो था, जैसे आपको पता ही है कि साइटोकाइनिन, हाँ अब एक चीज आती है जीर्णता, एक नया शब्द आया जीर्णता, निलंबन। निलंबन अलग चीज है, निलंबन तो सस्पेंशन है, मतलब डिले कर देगी किसी चीज को। अब बात आती है जीर्णता क्या होती है। देखिए आपने देखा है कि आपके घर में आप हैं, आपके फादर हैं, बिल्कुल हैं, उनके 4 फादर्स हैं, मीन्स आपके जो ग्रैंडफादर हो गए दादाजी। अब दादाजी के शरीर में धीरे धीरे क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो रहा है। जितनी हैं धीरे धीरे करके उनकी आयु पूरी हो रही है कोशिकाओं की, और वो कोशिकाएं कमजोर होती जा रही हैं, मरती जा रही हैं। नई कोशिकाओं के निर्माण की जो दर है, रेट ऑफ द न्यू सेल फॉर्मेशन, धीरे धीरे स्लो आउट होता चला जा रहा है। बात समझ रहे ना? तो आप कहते हैं कि उन्हें बुढ़ापा आ रहा है, ऐसे तो बोलते हैं। बुढ़ापे का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं, बुढ़ापा या ओल्ड एज किसके लिए बोलेंगे, कि बुढ़ापा उसके लिए बोलेंगे जब उसमें नई कोशिकाओं के निर्माण की जो स्पीड है वो स्लो हो जाए। यस, और जो ऑलरेडी सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके वो खत्म होना शुरू हो जाएं। बूढ़ी होती रहेंगी, सेल खत्म होती रहेंगी, ठीक है ना? तो क्या होगा, फिर जो कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे उसे हम लोग बुढ़ापा कहते हैं। इसी प्रकार की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो होती है प्लांट्स में होती है। तो आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट का जो बुढ़ापा होता है उसको जीर्णता कहा जाता है। ओके, चलिए बाकी ब्रेकिंग डॉर्मेंसी आप समझ ही चुके हैं, जो मैंने पहले बताया आपको डॉर्मेंसी को लेकर के, वही चीज यहां पर है। अच्छा, अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो नाम से भी क्लियर हो रहा है, साइटोकाइनिन। तो काइनिन जो है इसका एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, या काइनेटीन कह सकते हैं, ये सब चीज है। अच्छा, अभी आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा, मैंने ऑक्सीजन के केस में जो बताया था कि इसका फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ हो रहा था, मुख्य तौर पर हो रहा था शूट अपेक्स में, तने के शीर्ष भाग में, है ना? बाकी उसके बाद में धीरे धीरे नीचे तक प्लांट के हर हिस्से तक पहुंच रहा था। वो रूट में काफी कम हो रहा था लेकिन काफी कम हो रहा था, ठीक है ना? अब ये जो साइटोकाइनिन्स है, आप बिल्कुल ऐसे मान लीजिएगा कि साइटोकाइनिन्स कहाँ है, ये तने में की बजाय रूट में काम करेगा। तो रूट के टर्मिनल पोर्शन पर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो सीधी सी बात ये है कि रूट में जो सेल डिवीजन हो रहा है वो इसकी वजह से होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी पौधे के हमें रूट से ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, उसकी कमर्शियल वैल्यू जो है रूट पोर्शन की है, आपने कहा गाजर है, मूली है, शलजम है, या कुछ और मेडिसिनल पौधे हैं जिनकी रूट से ही आपको फ़ायदा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी रूट में डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो आपको उसमें क्या है, न्यूट्रिशियस वैल्यू अच्छी मिलेगी। शकरकंद है, या आप बात करें व्हाट यू से द चुकंदर, यस, तो शुगर बीट है। तो अब आप इसको चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो काम ऑक्सीजन तने में कर रहा है वही काम साइटोकाइनिन रूट में कर रहा है। यस, अच्छा, बाकी वही बताया, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इलोंगेशन, ये सारे काम रूट लेवल पर करेगा ही करेगा। बाकी इसके अलावा लेटरल बर्ड्स जो होती हैं उनमें भी वृद्धि को प्रारंभ करता है खास तौर से, ठीक है ना? अच्छा, बाकी जर्मिनेशन को इंड्यूस करेगा, वो भी अलग रहा। तो मेरा कहने का मतलब कुछ पॉइंट्स आप ऐसे देख पा रहे होंगे जो तीनों हार्मोन्स में, तीनों ग्रोथ प्रमोटर्स में कॉमन है, जबकि कुछ पॉइंट जो है आपको डिफरेंट दिखाई देगा। चलिए अब बात करते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स के बारे में। मैंने जैसे आपको बताया था कि एक तो नाम से ही क्लियर है, वृद्धि को रोकने वाला। अब रोक करके ऐसा नहीं कि वृद्धि, वैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रोथ क्या होती है, तो वो आप जानती हैं कि इरिवर्सिबल चेंज, किसी भी चीज़ में अगर वापस न आने वाला कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि बोल देते हैं। तो ये वृद्धि को वापस तो नहीं आने देगा। अब ऐसा नहीं है कि एक पौधा लंबा होकर के 1 मीटर का हो गया, अब उसमें ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स निकलते हैं तो वो उसको 1 मीटर से घटा करके 1.25 मीटर का कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये मैच्योरिटी की तरफ प्रमोट करना शुरू करेंगे। तो इन हार्मोन्स की वजह से मैच्योरिटी आने लगती है। इस कैटेगरी में बेसिकली 2 हार्मोन्स आते हैं, एक जैसे आपके सामने आ चुका है इथाइलिन है, और दूसरा होता है ABA या एब्सिसिक एसिड, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं इथाइलिन से। इथाइलिन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछा जाता है, दैट इज
ये एकमात्र प्लांट हार्मोन है जो गैसियस नेचर का होता है। यस, अब गैसीय प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? यस। अब दूसरा आप इसको कुछ ऐसे समझ के चलें, लेट वी चेंज इट्स कलर, बॉल पॉइंट एरो इन कलर, यस वी हैव टू टेक द ग्रीन वन। यस, तो मैंने बताया आपको कि ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय नेचर का होता है। यस, अच्छा, दूसरा बिल्कुल सही पहुंच पा रहे हैं, जिसको हम लोग बात करते हैं कार्बेट। आप लोग देखते हैं कि आम ले लिया आपने, आम को पेटी में बंद किया, अखबार में लपेटा और उसमें एक छोटा सा कनीची चूने जैसा क्रिस्टल होते हैं, उनको लेकर के आप उसके अंदर रख देते हैं तो उसकी गैस निकलती है और गैस से क्या हो पता लगा, शाम तक या अगले दिन तक आम पक जाते हैं, जितनी मात्रा में जैसे आप रखेंगे। तो जिसको आप कार्बेट कहते हैं, कार्बेट वाला असर प्राकृतिक तौर पर जो होता है, कार्बेट एक क्या है, सिंथेटिक चीज है, आर्टिफिशियल है, यस, केमिकल है। इथाइलिन जो है ये प्लांट के अंदर बनने वाला प्लांट हार्मोन है। यस, अच्छा, अभी और बात करें तो ये मैंने बताया कि ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है, लंबाई रुकना बढ़ना बंद हो गई, लेकिन मैच्योरिटी आने पर उसकी चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब एक चीज में बात की थी आपसे, विलगन। विलगन की जो प्रक्रिया है, विलगन की प्रक्रिया को भी ये प्रमोट करते हैं। हालांकि इसमें बहुत बड़ा रोल इसका हम जो बात कर रहे थे इसका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो है आपका एब्सिसिक एसिड का, जो हम लोग अभी बात करेंगे जिसके बारे में, लेकिन ये उस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो प्रसुप्तता अवस्था है उसको जनरेट करता है। ओके, सबसे मुख्य बात जो आपके स्तर की है, मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, पहली चीज तो यही कि ये हार्मोन जो है दैट इज द ओनली हार्मोन विच एक्ट इन गैसियस स्टेज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बताई इसमें मैंने आपको कि ये जो हार्मोन है ये प्लांट के अंदर फ्लावर्स फ्रूट्स के पकने को, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट में रोल प्ले करता है। बात समझ रहे ना? अब बात करते हैं दूसरे ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन की, जो है एब्सिसिक एसिड। इसको ABA भी बोला जाता है। नाम से क्लियर है, एसिडिक नेचर का है। इसकी जो खोज है वो एडिकोट ने की, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये भी ग्रोथ इनहिबिटर है और मुख्य रूप से ग्रोथ इनहिबिटर, देखिए अभी मैं बताया आपको, इथाइलिन का जो मेजर रोल कहा जाता है वो कहा जाता है फलों को पकाने में, बस। और दूसरी बात थी गैसियस स्टेज है। मुख्य ग्रोथ रिटार्डेंट जो है, इनहिबिटर जो है वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड है। अच्छा, यानी ये वृद्धि को रोकेगा और जो काम कर रहा था कौन, ऑक्सीन या साइटोकाइनिन या जिबरेलिन, उसका उल्टा काम करेगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। आपने कहा वो वृद्धि को बढ़ा रहे थे, तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? वृद्धि को रोकेगा। दूसरी बात बताया मैंने आपको कि वाष्पोत्सर्जन वगैरह जो है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। तो प्लांट का जो स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस है, उसको रेगुलेट करने के लिए स्टोमेटा वगैरह को बंद कर देता है। जब जहां उसको दिखाई दे रहा है कि पानी का लॉस ज्यादा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। तो आप समझ रहे हैं प्लांट में भी इस बात की सेंस है, अगर बाहर की जलवायु उसके अनुकूल नहीं है तो वो कुछ समय के लिए अथवा लंबे समय के लिए स्टोमेटा को बंद कर देगा। अगर जलवायु बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, उस कंडीशन में पूरी पत्तियों को ही नीचे गिरा देगा। तो ये सारा काम जो करेगा वो कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड के थ्रू होगा। बाकी मैंने बताया था कि इसमें डोरमेंसी को, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ये डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, जनरेट करेगा। यस, तो डोरमेंसी को जनरेट करने का मतलब क्या हुआ कि पौधा का जो बीज है वो अंकुरित नहीं होगा। अगर आप उसको एब्सिसिक एसिड में भिगो करके सुखा कर रख दें तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ? जी हाँ, जो फूड स्टोरेज वगैरह जो होते हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे दालें हो, चाहे कुछ और हो, उनके आसपास जो क्लाइमेट है उसके अंदर भी एब्सिसिक एसिड का स्प्रे किया जाता है, जिससे दालें अंकुरित ना हो। अगर हल्का सा मॉइस्चर पा करके अंकुरित हो गए तो क्या होगा? खराब हो जाएगा सारा का सारा। अच्छा, इसके अलावा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फल और पत्तियां, यहाँ खाली पत्तियां लिखा हुआ है, तो फल और पत्तियां जो है उनको जो गिरने की रेट है उसको बढ़ाता है।
मतलब जो फ्रूट है पक गया, पत्तियां हैं, पतझड़ आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका लीफ फॉल हो जाएगा, पतझड़ आ जाएगा। यस। अब इसके अलावा मैं बताया भी आपको, जैसे फूलों में, फलों में, इन सब का जो एब्सेशन है उसमें भी रोल प्ले करेगा। चलिए अभी बात करते हैं पादप गतियों की। ओके, एज फार एज द प्लांट मूवमेंट्स आर कंसर्न, गतियां क्या हुई आप लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन पादपों की गतियां जंतुओं की गतियों से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट दो सेंस में होती हैं। एक तो ऐसे पादप ग्रुप जो बहुत छोटे हैं, प्रोटिस्ट टाइप के हैं, अर्थात एक कोशिकीय प्रकार के हैं, उनमें गतियां अलग तरह की होंगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो यूग्लिना टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं या क्लैमाइडोमोनास टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, यूग्लिना को हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं उसे हम लोग प्लांट्स में भी काउंट कर लेते हैं और एनिमल्स में भी काउंट कर लेते हैं। तो पहली बात तो वही चीज़ है कि अनुत्क्रमणीय जो वृद्धि हुई उसी को हम लोग गति कह देते हैं। यस, आगे बढ़ गया तो वापस लौट करके पीछे नहीं आएगा, कोई भी स्ट्रक्चर क्यों ना रही हो। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं कि प्लांट की जो गतियां हैं, नॉर्मली इनको दो तरह की गतियां कह सकते हैं हम लोग। पहली गतियां जो होती हैं वक्रण गतियां, कर्वेचर मूवमेंट, और दूसरी जो होती हैं गमन गतियां अर्थात मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये स्थान परिवर्तन करेंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर बात करते हैं, जो गमन गतियां हैं, गमन गतियां जहां स्थान परिवर्तन हो रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जैसे सपोज इफ यू आर एबल टू सी द कर्सर, ये मान लीजिएगा आपका क्लैमाइडोमोनास है, अब यहाँ से मूवमेंट करता हुआ इस स्टेज में आ गया, तो ये क्या गमन हुआ ना, इसकी पोजीशन यहाँ से हट के यहाँ आ गई। यस, खाली यहीं पर बैठे बैठा इन फ्लैजिला को हिलाता रहता तो वो क्या होता। आप फिजिक्स में सब चीज़ों को समझ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो गमन जो है वो वास्तव में जीवद्रव्य स्तर पर होने वाली चीज़ है, गतियाँ हैं, अथवा फ्लैजिलो वगैरह में जो मूवमेंट होता है उसको लेकर के चलते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा भी है कि गमन की गतियाँ जो हैं कशाभिकाओं के द्वारा अथवा सीलियास के द्वारा अथवा कशाभिकाओं के द्वारा कहाँ मिलेगा आपको, जो प्रोटिस्टा ग्रुप है प्लांट का, यानी प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट एग्जाम्पल्स जो आते हैं, आपको मालूम होगा, जब भूले तो नहीं है आप लोग, 9th क्लास में आपने जो पढ़ा था, प्रोटिस्टा में दोनों ग्रुप्स आते हैं, बस जरूरी बात क्या है कि उनमें एक कोशिका होती है केवल। यस, तो मैंने बताया आपको कि प्रोटिस्टा ग्रुप में इस लेवल पर अथवा जीवद्रव्य स्तर पर इसमें मूवमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ तरह के मूवमेंट्स और हो सकते हैं, जैसे अमूवर्ड मूवमेंट्स। अभी लेके चलें तो जैसे जीवद्रव्य की चक्रण गतियाँ, आपने देखा कि उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी घूमता रहता है, ये भी आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा। इसके अलावा कभी कभी कुछ प्लांट्स के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन होगा ये सारी जो गमन गतियाँ थी, यानी कि मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन जो थी, होंगी हमेशा लोअर प्लांट्स में ही, वो भी आपके माइक्रोस्कोपिक जनरलाइज जो हैं, खासतौर से प्रोटिस्टा वगैरह में। आगे लेके चलते हैं मूवमेंट्स ऑफ द कर्वेचर अर्थात वक्रण की गतियाँ। नाम से भी क्लियर हो रहा है, कर्वेचर, वक्र, यानी यहाँ पर पूरा प्लांट कहीं नहीं शिफ्ट हो रहा है, प्लांट वहीं की वहीं स्टेबल रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट जरूर होगा। तो वो प्रकार का मूवमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट ऑफ द कर्वेचर। कर्वेचर में लेकर के चलें तो इस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं वो स्टिमुलस के रेफरेंस में काम करती हैं। जो स्टिमुलस क्या हुआ कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, चाहे हमारा कहिए प्लांट्स का कहिए, उसके अंदर कोई भी चेंज अगर होती है तो उसको हम लोग स्टिमुलस कह देते हैं। उस चेंज के रेस्पॉन्स में हम लोग कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, हम उसको फील करते हैं सेंस ऑर्गन से और फिर कोई ना कोई रेस्पॉन्स देते हैं। यस, तो प्लांट्स में भी क्या होता है, लगभग इसी तरह की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो स्टिमुलस उसका इफेक्ट जरूर दिखाएगा। अब स्टिमुलस के इफेक्ट के बेस पर ये जो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है ये दो प्रकार की होती हैं। पहली तो वो जो ट्रॉपिक गतियां होती हैं, देखिए ट्रॉपिक का मतलब है प्रेरणा लेना किसी चीज से, ठीक है ना। अनुवर्तन, नाम को ही पता लग रहा होगा, अनुवर्तन, अनु माने की ओर, वर्तन माने झुकाव, इसमें स्टिमुलस बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है।
बिल्कुल आप ऐसा मान चलिए कि स्टिमुलस की तरफ जिधर उद्दीपन आ रहा है प्लांट की ग्रोथ उसी दिशा में होना शुरू हो जाएगी। अब वो अलग बात है कि स्टिमुलस यानी जो दीपक है वो उसको टच भी कर सकता है अथवा टच नहीं भी कर सकता। ठीक है। दूसरी जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज द नेस्टिक मूवमेंट्स या अनुकुंचन गतियां। अनुकुंचन या नास्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो भी क्या हुआ स्टिमुलस से ही इफेक्टेड होती हैं, लेकिन यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मूवमेंट किधर होगा। स्टिमुलस भले ही किसी दिशा में रहा हो, उसको टच करे या ना करे, लेकिन इनका एक फिक्स पैटर्न होता है मूवमेंट का, तो उसी पर्टिकुलर दिशा में उनका मूवमेंट होता है। स्टिमुलस भले ही उसके अपोजिट हो, उसके पैरेलल हो, उससे टच में रहे या न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पूछा जाता है कि ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट्स में अंतर बताइए। तो बहुत मोटा अंतर यहाँ समझ चुके हैं, बाकी दूसरे अंतर पर आप इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर ले सकते हैं। तो मैंने आपको केवल यही बताया कि नास्टिक मूवमेंट जो होती हैं वो उद्दीपक की ओर उसकी दिशा प्रभावित होती है, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट्स में उसके उद्दीपक रोल प्ले करेगा, जबकि यहाँ पर उद्दीपक केवल उसको स्टिमुलस करेगा, उसके अलावा उसकी गतियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। यस। अभी ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिटेल में लेकर के चलते हैं। ट्रॉपिक या अनुवर्तन गतियां, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी गतियां जो उद्दीपक यानी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में रिएक्शन शो करती हैं, रेस्पॉन्स शो करती हैं, और उस रेस्पॉन्स में कंटिन्यू क्या होता है उसी दिशा की तरफ होता है जिधर की तरफ से स्टिमुलस आ रहा है। आप इस बात को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें आता है प्रकाश अनुवर्तन का या फोटोट्रॉपिज्म का। फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या हुआ कि आपने देखा भी होगा अक्सर कि अगर आपने छत के किसी कोने पर गमले रखे हुए हैं, बाउंड्री है चारों तरफ, तो पौधे क्या होते हैं कुछ इस तरह का मूवमेंट शो करते हैं कि जिधर से प्रकाश आ रहा है लगभग उसी, ये थोड़ा फास्ट एक्शन में दिखाया हुआ है फास्ट फॉरवर्ड करके, तो क्या है आप देख रहे हैं ना कि प्रकाश जिधर से आ रहा है लगभग उसी दिशा में पौधे मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रकाश की तरफ अनुवर्तन है। प्रकाश उद्दीपक है, स्टिमुलस है, लेकिन प्रकाश भले ही इसको टच ना कर रहा हो, लेकिन प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो किधर हो जाती है प्रकाश की तरफ ही होने लगती है। ओके। इस प्रकार की फिनोमेनन को क्या बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स का एक और एग्जांपल आप लेना चाहें तो वो है गुरुत्व अनुवर्तन, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था ऑक्सीजन के रेफरेंस में और जिब्रेलिन के रेफरेंस में। गुरुत्व अनुवर्तन या इसको इंग्लिश में जियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ। अगर अर्थ सरफेस की ओर या भूमि की ओर कोई मूवमेंट होता है, जिसे आप लोग इस GIF फाइल से देख पाएंगे, आप देख रहे हैं प्लांट का जो तना है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, भूमि से विपरीत दिशा में ग्रो करेगा, जबकि जड़ जो है जहां भी हो वो हमेशा भूमि की गहराई की ओर ही जाना शुरू करेगी। तो दोनों में फर्क है। इसीलिए आप कह देते हैं कि जो तना है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, अर्थात अर्थ की डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रही है। ओके। अब बात करते हैं आकर के हम किसके बारे में ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। ट्रॉपिक मूवमेंट जो अभी ट्रॉपिक मूवमेंट के हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट का तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट इज द थिग्मोनेस्टिक थिग्मोट्रॉपिक। थिग्मोट्रॉपिक या स्पर्श अनुवर्तन गतियां, यानी जहां पर उद्दीपक, देखिए अभी मैं आपको जो दो केस बताए उन दोनों केसों में कहीं भी उद्दीपन इनको टच नहीं कर रहा है। ये जो है ये ऑक्सीजन हार्मोन के रेफरेंस में रिएक्शन हो रही है इस पर्टिकुलर प्लांट में। यस, इसमें यस, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सारा मूवमेंट जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीजन हार्मोन के रेफरेंस की वजह से या साइटोकाइनिन के रोल की वजह से। स्पर्श अनुवर्तन में क्या होता है कि यहाँ पर स्टिमुलस उसको टच करेगा। आपने देखा होगा कि आजकल जो सीजन है जायद की फसल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको लौकी की तोरी और ख़ास तौर से अंगूर वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं उगती हुई मिल जाएंगी, और उनमें ही आपने देखा होगा कुछ स्प्रिंग जैसी छल्लेदार स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आसपास किसी पत्ती को, किसी डंठल को या फिर किसी निर्जीव वस्तु को जकड़ लेती हैं। यस, इसको बड़े फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही उद्दीपक इसके टच में आया, स्टिमुलस ना कहिए, इसने किसी सरफेस को टच किया खुद का छोड़ करके, अपना स्ट्रक्चर छोड़ करके किसी अन्य सरफेस को टच करेगा, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, अल्टीमेटली उसके अराउंड कॉइल कर जाएगा। यस,
अगर आपने देखा भी होगा कि अगर वो किसी को टच नहीं कर रहा तो आपने देखा है हवा में जो उसके टेंड्रिल्स होते हैं, प्रतान होते हैं, सीधे रहते हैं। और आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बायोलॉजी को एंजॉय करना सीखिए। आप एक काम कीजिए, एक छोटी सी पतली सी झाड़ू की स्टिक निकालिएगा, ओके, और उसको हल्का सा, जैसे आपको कहीं टेंड्रिल दिखाई दे रहा है किसी का, तो उसके पास टच करके छोड़ दीजिए चुपचाप, ओके। सुबह तक आके देखेंगे कि उस झाड़ू की लकड़ी के चारों तरफ वो टेंड्रिल जो है वो क्या है, लिपट चुका होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मूवमेंट क्या है, तो मैंने बताया यहां पर स्पर्श करने पर बहुत बड़ा रोल है। स्पर्श करने पर उसके अराउंड वो क्या है, कॉइल अप हो जाता है। एक और एग्जांपल हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स का लेना चाहें तो वो ले सकते हैं जलानुवर्तन। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म नाम से ही क्लियर है, इसका कहीं ना कहीं लेना देना नमी की ओर है, जल की ओर है। आपने देखा है कि अगर मिट्टी के अंदर, हाँ, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये प्लांट लगा है तो प्लांट की रूट्स मोस्टली उस दिशा में ग्रोथ करना शुरू करेंगी जहां उसको दिखाई दे रहा है कि पानी की अवेलेबिलिटी लंबे समय तक ज्यादा बनी रहती है। यानी मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा जिधर ज्यादा होगी, प्लांट की रूट्स भी उधर ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगी। ऐसे ही होता है ना, ओके। अगर क्रीपर्स वगैरह लगे हुए हैं तो उनमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 एग्जांपल्स पढ़े ट्रॉपिक मूवमेंट्स के। अब भी लेके चलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। मैं रिपीट करूंगा, नास्टिक या अनुकुंचन गतियां वे गतियां होती हैं जिसमें उद्दीपन से वो प्रभावित तो होती हैं, लेकिन उसकी ओर या उसके अपोजिट अर्थात दिशा का इससे कोई लेने देना नहीं है। एक फिक्स पैटर्न बना हुआ है, उद्दीपन कहीं से भी आए वो उसी पैटर्न में क्या होगा, मूवमेंट होना शुरू करेगा। मेरी बात क्लियर है ना। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लेके चलते हैं, क्रमानुकुंचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। तो क्रमानुकुंचन या सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट जो आप देख सकते हैं छुई मुई के केस में। अब आपने देखा कि इसका जो टर्मिनल पोर्शन लीफलेट है, इसको टच किया और देख रहे हैं बड़े सिस्टमेटिक पैटर्न से, क्रम से, नाम से लिए ना क्रमानुकुंचन, एक क्रम के साथ में धीरे धीरे जो उसके लीफलेट्स हैं वो क्या है, बंद होते चले जा रहे हैं। होता है ना, अगर स्टिमुलस ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्टिमुलस मतलब आपका जो टच है, आपका टच हो या किसी और वस्तु का टच हो, तो अगर वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए है तो क्या होगा, ये स्टिमुलस आगे भी पहुंच जाएगा, फिर बाकी पत्तियां भी धीरे धीरे क्या होगा, बंद होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा और बड़ा ही कहना चाहिए इंजॉयबल प्लांट है छुई का, मिमोसा पुडिका, या इसको लाजवंती, बहुत सारे नामों से जानते हैं। अगर आपको कहीं से मिलता है या आप जा सकते हैं किसी कंपनी गार्डन वगैरह में और वहां से इसका प्लांट ला सकते हैं। यस, डेफिनेटली आई एम 100% श्योर यू विल एंजॉय इट। आप इसमें बड़ा आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। नेस्टिक मूवमेंट्स का एक और एग्जांपल हम यहां लेके चलते हैं, दैट इज द स्पर्श अनुकंचन। अब यहां पर टच का रोल ज्यादा है। टच का रोल कैसा हो गया, इसको हम लोग थिग्मोनेस्टिक भी बोलते हैं। थिग्मो माने टच। इसे आप देख पा रहे हैं जैसे यहां पर हुआ। अब कोई स्टिमुलस जैसे ही इसको टच करता है, तुरंत एक फिक्स पैटर्न में वो क्या है, बंद हो जाता है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके कोई से भी हिस्से को हल्का अंदर से टच कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि ये कीट भक्षी पौधा है ड्रोसेना का, जिसको हम लोग वीनस फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं, वीनस का मक्खी पकड़ने वाला पौधा। तो ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि लीव्स हैं जो इस तरह से मॉडिफाइड हो जाती हैं, और आपने अभी इसको जो है एक स्टिक से टच कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी मक्खी या कोई भी इंसेक्ट आकर के इसका रेड पोर्शन जो है देखने में दूर से उसको अट्रैक्ट करता है, कलरफुल, जैसे इसको टच करेगा तुरंत बंद हो जाएगा और वो मक्खी इसके अंदर ही दब करके रह जाएगी। और ये धीरे धीरे उसके क्या होगा, उसको गला करके उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से हमने मूवमेंट्स के विषय में जाना। तो अभी फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, पादप हार्मोन्स एंड गतियां से। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो इन प्रॉब्लम्स को नोट कर लीजिए और इनको अपनी कॉपी पर करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, still if you have any problem then you can write us on the comment section and आप उसको व्हाट्सएप जो नंबर है हमारा उस पर भी भेज सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कर जरूर लीजिए प्रैक्टिस। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बताया था, एक एग्जाम्पलर आता है, उसकी प्रॉब्लम्स को आप जरूर करते रहिएगा, जिसके आपको वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस मिलते रहे।
जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं अथवा इस YouTube के कमेंट बॉक्स सेक्शन जो है उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेज सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको खुद मालूम है, अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, ओके, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।